दुर्भाग्य से इस कहानी में सच्ची घटनाएं भी शामिल हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद कमेंट में मुझे बताना कि आखिर 8 साल की इन दो मासूम बच्चियों की क्या गलती थी। इनके साथ जो हुआ वो सुनने के बाद आप भी रोने लग जाओगे। इस कहानी की शुरुआत एक बस स्टॉप पर होती है और हम ईश्वरन को देखते हैं जो कि चेन्नई की म्यूनिसिपैलिटी में काम करता है। वो बस स्टॉप पर अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ साफ सफाई करवा रहा होता है और तभी वो देखता है शक्ति को देखते ही ईश्वरन की सांसें थम जाती हैं। स्कूल टाइम पर दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन आज कई सालों के बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। इससे पहले कि ईश्वरन कोई बात शुरू करता, उसके घड़ी का अलार्म बजने लगता है और ईश्वरन बस स्टॉप से निकलकर सीधा अपनी 8 साल की भतीजी सुंदरी को पिक करने के लिए उसके स्कूल चला जाता है। सुंदरी स्कूल में पेड़ के पीछे छुपकर अपने चाचू के आने का इंतजार कर रही होती है और ईश्वरन उसे बाहर बुलाने के लिए गेट के पास खड़ा हो जाता है। वो अपना फोन निकालकर गेम खेलना शुरू कर देता है और ऐसा दिखावा करता है कि जैसे गेम हार रहा हो। तभी क्यूट सी बच्ची सुंदरी उसके पास आती है, उसके हाथ से फोन लेकर खुद गेम खेलना शुरू कर देती है और ईश्वरन उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। घर पर ईश्वरन की भाभी उनके लिए खाना बना रही होती है। दरअसल ईश्वरन का भाई भी म्यूनिसिपैलिटी में ही काम करता था, लेकिन एक दिन ड्यूटी पर ही उसकी मौत हो गई थी। तब से ईश्वरन ही अपने परिवार का पूरा ख्याल रखता है और वो सुंदरी को सबसे ज्यादा प्यार करता है और सुंदरी भी हर वक्त अपने चाचू के आसपास ही रहती है। ईश्वरन ही उसका पूरा ख्याल रखता है, उसे नहलाता है, अपने हाथों से खाना खिलाता है और उसके लिए सब कुछ करता है। शाम को अपना काम खत्म करके ईश्वरन अपने दोस्त सब इंस्पेक्टर वादेवेल्लू से मिलने के लिए उसके घर जाता है। घर पर वादेवेल्लू की भांजी पोनी भी होती है। ईश्वरन पोनी को अपनी गोद में बिठाकर खाना खिला रहा होता है क्योंकि ईश्वरन सुंदरी की तरह ही पोनी का भी बहुत ख्याल रखता है और दोनों बच्चियां भी ईश्वरन से बहुत प्यार करती हैं। खैर, ईश्वरन के कहने पर वादेवेल्लू ने शक्ति के पीछे अपने खबरी को लगा दिया था। वो ईश्वरन को बताता है कि शक्ति इतने सालों के बाद यहाँ अपने भाई के साथ वापस आई है और शायद अब तक उसकी शादी भी हो गई होगी। लेकिन ईश्वरन कहता है कि जब मैंने उसे बस स्टॉप पर देखा था तो उसके गले में मंगलसूत्र नहीं था और उसने सिंदूर भी नहीं लगाया था, तो इसका मतलब उसकी शादी तो नहीं हुई है। खैर, अगली सुबह ईश्वरन म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में जाता है, तब उसे पता चलता है कि शक्ति भी अब म्यूनिसिपैलिटी ही ज्वाइन कर चुकी है और यहाँ वो ईश्वरन के अंडर काम करने वाली है। ईश्वरन उसे देखकर एक बार उससे बात करना चाहता है, लेकिन शक्ति उससे कोई बात नहीं करती और चुपचाप अपने काम पर चली जाती है। यहाँ उन दोनों की हरकतों से अंदाजा हो जाता है कि कॉलेज में उनके बीच कुछ तो जरूर हुआ था, जिसकी वजह से आज शक्ति ईश्वरन से बहुत नाराज है। दोपहर में शक्ति ईश्वरन की केबिन में कुछ फाइल्स साइन करवाने के लिए जाती है और उसे देखते ही ईश्वरन उससे सॉरी बोलने लगता है, लेकिन शक्ति उससे पूछती है कि आखिर उस दिन तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए थे। दरअसल जब उन दोनों के 12th का रिजल्ट आया था, उस दिन शक्ति एक जगह पर ईश्वरन का इंतजार कर रही थी, लेकिन ईश्वरन वहां नहीं आया था और इसीलिए शक्ति उससे नाराज होती है और उसके ऑफिस से जाने लगती है। ईश्वरन उसे समझाने के लिए उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन तभी शक्ति चौंक कर पीछे हट जाती है और ईश्वरन को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन जब ईश्वरन अपने ऑफिस में आता है, तब शक्ति उसके ऑफिस की साफ सफाई कर रही होती है। वो ईश्वरन को देखते ही चुपचाप बाहर जाने लगती है। तब ईश्वरन शक्ति को बताता है कि उसी दिन मेरे भाई की मौत हो गई थी और इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाया था। शक्ति को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपना गुस्सा भूलकर ईश्वरन को अपना हाथ पकड़ने की, प्यार करने की परमिशन दे देती है और एक बार फिर से दोनों की प्रेम कहानी पहले की तरह ही शुरू हो जाती है। इधर सुंदरी के स्कूल में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और ईश्वरन उसे स्कूल से निकालकर एक दूसरे स्कूल में सुंदरी का एडमिशन करवा देता है, जिसमें पोनी भी पढ़ाई कर रही होती है और एक शाम सुंदरी पोनी के घर पर ही उसके साथ पढ़ाई कर रही होती है। सुंदरी और पोनी के बीच में गहरी दोस्ती है। पढ़ाई के साथ साथ दोनों बातें कर रही होती हैं। पोनी पूछती है कि क्या तुमने कभी हिरन या उसके बच्चे को पास जाकर देखा है? कल रात मैंने अपनी बहन को किसी से बात करते हुए सुना था कि भैरव मंदिर के पास शाम को बहुत सारे हिरन आते हैं, तो क्या तुम मेरे साथ चलकर उन हिरन को देखना चाहोगी? अब दोनों बच्चियां अपनी मासूमियत के साथ मंदिर के पास जाकर हिरन देखने का प्लान बनाती हैं। पोनी कहती है कि हम ईश्वरन मामा से बोल देंगे कि शाम को हमारी योगा की एक्स्ट्रा क्लास है और फिर स्कूल के पास से शेयर ऑटो करके
के मंदिर के पास जाएंगे, हिरन देखकर 1 घंटे में वापस स्कूल आ जाएंगे और फिर ईश्वरन मामा के साथ घर वापस आ जाएंगे। पोनी अपनी प्लान पर कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन सुंदरी को डर लग रहा होता है। वो कहती है कि अगर चाचू को पता चल गया तो क्या होगा, लेकिन वो भी मन ही मन हिरन देखना चाहती है और इसीलिए पोनी की बात मान जाती है। और तभी ईश्वरन भी सुंदरी को अपने घर लेकर जाने के लिए पोनी के घर आ जाता है। घर पर पोनी के मम्मी पापा भी होते हैं। घर के बाहर शक्ति गली में कचरा साफ कर रही होती है। तभी पोनी के पापा शक्ति से अपने घर का टॉयलेट साफ करने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं फ्री में नहीं करवाऊंगा, पैसे ले लेना। लेकिन शक्ति साफ मना कर देती है। इस बात पर पोनी का बाप गुस्सा हो जाता है। वो शक्ति को गालियां देने लगता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ईश्वरन बीच में आकर उसे रोक लेता है। ईश्वरन का धक्का लगने से पोनी का बाप नाले में गिर जाता है। मामला आगे बढ़े इससे पहले ही ईश्वरन सुंदरी को लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन ईश्वरन सुंदरी को लेकर स्कूल जाता है। तभी अपने प्लान के मुताबिक पोनी ईश्वरन के पास आती है और उसे झूठ बोलती है कि आज शाम को हमारी एक्स्ट्रा योगा क्लास है और शाम को आप 1 घंटा देर से आना। शाम को रोज की तरह स्कूल से छुट्टी होती है। दोनों बच्चियां प्लान के मुताबिक शेयर ऑटो में बैठकर भैरव मंदिर के पास जाने लगती हैं, लेकिन तभी सुंदरी अपने चाचू ईश्वरन को देख लेती है। ईश्वरन भी स्कूल के पास ही रोड लाइट रिपेयर करवा रहा होता है। उसे देखते ही सुंदरी ऑटो से नीचे उतर जाती है। वो भागकर अपने चाचू के पास चली जाती है और ईश्वरन से कहती है कि क्लास कैंसिल हो गई है। सुंदरी अपने चाचू के साथ घर वापस आ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ पोनी ऑटो से हिरन का बच्चा देखने के लिए भैरव मंदिर के पास चली जाती है और फिर शाम को अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन पोनी अपने क्लासरूम में पूरी तरह से उदास बैठी होती है। सुंदरी उससे बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पोनी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। सुंदरी को लगता है कि कल की वजह से शायद पोनी आज मुझसे नाराज है। शाम को ईश्वरन स्कूल में सुंदरी को पिक करने के लिए आता है। तब सुंदरी भी उदास होती है। वो अपने चाचू से कहती है कि पोनी मुझसे नाराज है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है। ईश्वरन भी पोनी के पास जाता है। वो पोनी से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन उसे देखते ही पोनी चौंक जाती है। वो डर के मारे पीछे हट जाती है। ईश्वरन भी उसे डरा हुआ देखकर हैरान हो जाता है। वो सुंदरी को स्कूल के गेट पर ही छोड़कर पोनी को अपने साथ लेकर उसके घर जाने लगता है। रास्ते में भी वो पोनी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पोनी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। 2 दिन पहले ईश्वरन और पोनी के पापा के बीच बहस हुई थी, इसलिए ईश्वरन पोनी को उसके घर से पहले ही ड्रॉप कर देता है, लेकिन पोनी अब भी डरी हुई होती है। ईश्वरन एक बार फिर से उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पोनी डर के मारे भागते हुए अपने घर चली जाती है। ईश्वरन भी सुंदरी को लेकर अपने घर आ जाता है। रात में उसे वादे वेल्लू का कॉल आता है। वो ईश्वरन से कहता है कि मैं शहर से बाहर हूँ, लेकिन घर पर पोनी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है। सब लोग उसे लेकर हॉस्पिटल गए हैं। ये सुनकर ईश्वरन भी पोनी को देखने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है, लेकिन अगली सुबह तक ईश्वरन घर वापस नहीं आता। थोड़ी देर बाद पोनी के घर से कुछ और लोग ईश्वरन के घर आते हैं। पोनी की तबीयत खराब है और पोनी के पापा ने आपको भी बुलाया है। ऐसा कहकर वो लोग सुंदरी और उसकी माँ दोनों को अपने साथ लेकर पोनी के घर आ जाते हैं। पोनी के घर आकर सुंदरी की माँ को पता चलता है कि पोनी का रेप हुआ है। पोनी अभी भी हॉस्पिटल में है और पोनी के साथ जो कुछ भी हुआ था ये सब लोग उसका जिम्मेदार ईश्वरन को मान रहे होते हैं। उन लोगों ने ईश्वरन को घर के अंदर बंद करके बहुत मारा था। ईश्वरन की भाभी कहती है कि ईश्वरन ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वरन सुंदरी और पोनी दोनों को बहुत प्यार करता है। तब लोग भाभी को एक वीडियो दिखाते हैं। दरअसल कल जब ईश्वरन पोनी को घर के पास ड्रॉप करके उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पोनी डर रही थी, तब किसी ने उसका वीडियो बना लिया था। वो लोग ईश्वरन को जान से मार देना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वहां पुलिस भी आ जाती है। पोनी के पापा उनसे कहते हैं कि ये हमारा आपस का मामला है और हम इसे आपस में ही सुलझा लेंगे। हम लोग कोई केस नहीं करना चाहते, लेकिन इंस्पेक्टर कहती है कि यह पॉक्सो का मामला है, तुम केस करो या ना करो, पुलिस को जांच तो करनी ही पड़ेगी। और वो लोग ईश्वरन को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वादे वेल्लू भी पुलिस स्टेशन में आ जाता है। वो भी इंस्पेक्टर से कहता है कि हम कोई केस नहीं करना चाहते, आप ईश्वरन को छोड़ दो। और आखिरकार इंस्पेक्टर ईश्वरन को छोड़ देती है। ईश्वरन थाने से बाहर आते ही वादे वेल्लू से पोनी के बारे में पूछने लगता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ये वादे वेल्लू भी उसे ही मुजरिम समझ लेगा, लेकिन वादे वेल्लू उसे मारने लगता है। वो रोते हुए ईश्वरन से कहता है कि आखिर तू सुंदरी को स्कूल में छोड़कर अकेले पोनी को लेकर क्यों गया था। खैर मारपीट करने के बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं। हर कोई ईश्वरन पर ही शक कर रहा होता है और इस वजह से ईश्वरन बहुत दुखी होता है। अगली सुबह ईश्वरन की आंख खुलती है तो आज पहली बार सुंदरी को स्कूल ले जाने के लिए उसकी माँ उसे तैयार कर रही होती है। वो सुंदरी को समझा
कहलाती है कि अगर कोई इंसान तुम्हें हाथ के अलावा कहीं और टच करेगा तो तुम मुझे आकर बताना। तब सुंदरी अपनी माँ से पूछती है कि अगर चाचू ने टच किया तो? तब उसकी माँ कहती है कि तब भी मुझे ही आकर बताना। यह सुनकर ईश्वरन को बहुत तकलीफ होती है और रोते हुए वो अपने घर से बाहर चला जाता है। उसकी भाभी भी सुंदरी को घर में अकेला छोड़कर उसके पीछे पीछे घर से बाहर चली जाती है। इधर ईश्वरन एक कुएं के पास खड़ा होता है, तभी वादेवेलु वहां आ जाता है। वो ईश्वरन को गले लगाकर रोना शुरू कर देता है। दरअसल पोनी को हॉस्पिटल में होश आ चुका था और उसने सबको बता दिया था कि ईश्वरन मामा ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, वो कोई और आदमी था। इसके बाद वादेवेलु ईश्वरन से कहता है कि हमें एक बार सुंदरी से भी पूछना चाहिए, शायद सुंदरी ने उस आदमी को देखा हो। वो दोनों सुंदरी के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सुंदरी को देखते हैं जो अपने घर से बाहर आकर अपने चाचू को ढूंढ रही होती है। वो अपने घर का रास्ता भटक जाती है। तभी मुर्गी बेचने वाला एक अनजान आदमी उसके पास आता है। वो सुंदरी को रोता हुआ देखता है तो अपना फोन उसे गेम खेलने के लिए दे देता है और सुंदरी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे चाचू कहाँ हैं, चलो मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ। सुंदरी चुपचाप मोबाइल पर गेम खेलते हुए उसके साथ जाने लगती है। इधर ईश्वरन और वादेवेलु भी सुंदरी के पास ही जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उसकी भाभी मिल जाती है। वो परेशान होती है और ईश्वरन को बताती है कि सुंदरी कहीं दिखाई नहीं दे रही है और इस चक्कर में ईश्वरन की भाभी बीच सड़क पर ही बेहोश हो जाती है। एक तरफ अब पुलिस सुंदरी को ढूंढ रही होती है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किडनैपर सुंदरी को अपने साथ बस में बैठाकर कहीं दूर लेकर जा रहा है। सुंदरी भी बड़े मजे में गेम खेलते हुए उसके साथ चली जाती है। इधर रात में पुलिस को बस स्टॉप पर सीसीटीवी फुटेज मिलता है। ईश्वरन भी फुटेज देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सुंदरी उसके साथ बड़े आराम से जा रही होती है जैसे कि वो कोई अपना हो। अगले दिन उनके गांव से 40 किलोमीटर दूर के एक गांव में पुलिस को एक लड़की की लाश मिलती है। पुलिस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले मिलकर क्राइम सीन की जांच करते हैं। पुलिस को लगता है कि यह लाश सुंदरी की है। वो लोग ईश्वरन और उसकी भाभी को मॉर्चरी रूम में बुलाते हैं और लाश की शिनाख्त करने के लिए कहते हैं। ईश्वरन लाश को देखकर बाहर आता है और वादेवेलु से कहता है कि इस लड़की की हाइट सुंदरी की हाइट से ज्यादा लग रही है, ये सुंदरी नहीं हो सकती, हमें अपनी सुंदरी को हर हाल में ढूंढना होगा। अब ईश्वरन के कहने पर वादेवेलु भी उसके साथ बस कंडक्टर से मिलने के लिए जाता है। कंडक्टर उन्हें बताता है कि वो लड़की उस आदमी के साथ बड़े आराम से बैठकर जा रही थी जैसे कि वो कोई अपना हो, और वो सुंदरी को लेकर जिस स्टॉप पर उतरा था वो जगह भी बता देता है। वादेवेलु और ईश्वरन आसपास के गांव में सुंदरी का फोटो दिखाकर उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक तरफ ईश्वरन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि सुंदरी मर चुकी है तो दूसरी तरफ पुलिस वाले उस लाश को सुंदरी की लाश बताकर केस क्लोज करना चाहते हैं। और 2 दिन बाद पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर अपनी रिपोर्ट देता है जिससे कि सब कुछ क्लियर हो जाता है। वो डॉक्टर बताते हैं कि मरने वाली लड़की की उम्र 11 साल है और आपकी सुंदरी की उम्र 8 साल। तो अब आप लोग जाइए और अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कीजिए। डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद पुलिस के साथ मिलकर ईश्वरन भी सुंदरी को ढूंढना शुरू कर देता है और आखिरकार उन्हें मरने वाली उस लड़की का भी वीडियो मिल जाता है और पता चलता है कि 15 दिन पहले ही उस लड़की का किडनैप हुआ था। वो लड़की एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खरीद रही होती है। उसके हाथ में सुंदरी की वाटर बोतल के साथ एक थैला भी होता है। वो लड़की लंगड़ाते हुए चल रही होती है। वीडियो देखने के बाद ईश्वरन पुलिस वालों से कहता है कि उस आदमी ने इस लड़की को सुंदरी का किडनैप करने के बाद मारा है। इसका मतलब सुंदरी को मारने से पहले भी वो एक नए टारगेट की तलाश करेगा। वो पुलिस वालों को सुंदरी के पसंद की सारी चीजों के बारे में बताता है, जैसे कि सुंदरी सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करती है और उसे कौन से खिलौने पसंद हैं, कौन सी मिठाई पसंद है, सब कुछ। बस कंडक्टर की हेल्प से वो लोग किडनैपर का स्केच भी बनवा लेते हैं और इसके बाद पुलिस उन सभी दुकानों पर पूछताछ करती है जिन पर सुंदरी की पसंद की मिठाइयाँ और खिलौने मिलते हों। और आखिरकार ठेले पर मिठाई बेचने वाला एक बंदा किडनैपर का स्केच देखकर उसे पहचान लेता है और कहता है कि 2 दिन पहले ये आदमी मुझसे मिठाइयां लेकर गया था और दोबारा भी आने के लिए कहा था। अब पुलिस वाले उस आदमी को सेम लोकेशन पर खड़ा करके किडनैपर के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन उस रात वो किडनैपर वहां नहीं आता। अगली सुबह हम उस किडनैपर को देखते हैं जो पास की ही एक दुकान में आता है। वो सुंदरी के पसंद की कई सारे खिलौने और एक वैसलीन खरीदता है और उस घर में वापस जाता है जहाँ उसने सुंदरी को छुपा कर रखा था। वो सुंदरी को खिलौने देकर मनाने की कोशिश करता है
और कहता है कि अगर तुम मेरी सारी बात मानोगी तो मैं ऐसे ही तुम्हें और भी खिलौने लाकर देता रहूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, चिल्लाओगी, तो मैं सांप वाले इस बैग को खोल दूंगा और वो सांप तुम्हें खा जाएगा। सुंदरी उसकी बातें सुनकर डर जाती है और इसी तरह से वो सुंदरी को डराते हुए अपने साथ लेकर वॉशरूम में चला जाता है। अगली रात पुलिस वाले फिर से स्वीट बेचने वाले उस आदमी को उसी लोकेशन पर खड़ा करके किडनैपर के आने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन इत्तेफाक से किडनैपर एक दूसरे ठेले वाले के पास आकर मिठाई खरीदने लगता है। वो बूढ़ा आदमी भी किडनैपर को पहचान जाता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किडनैपर अपना हाथ छुड़ाकर भागने में कामयाब हो जाता है। अब किडनैपर बुरी तरह से डर चुका था। उसे समझ में आ चुका था कि पुलिस सुंदरी को ढूंढने के लिए अपना जाल बिछा चुकी है। वो अपने अड्डे पर आकर सुंदरी को बेहोश कर देता है। अगली सुबह वो अपने बाल छिलवा कर अपना हुलिया बदल लेता है और जंगल में जाकर सुंदरी को मारने के लिए एक सुनसान जगह भी ढूंढ लेता है। इसके बाद वो सुंदरी को अपने साथ लेकर घर से बाहर आता है। पेट्रोल पंप के सामने सुंदरी के हाथ में पेट्रोल की बोतल और सांप वाला थैला देकर उससे कहता है कि तुम जाकर पेट्रोल खरीद कर लेकर आओ, लेकिन अगर तुमने किसी से बात करने की कोशिश की तो मैं सांप वाला ये बैग खोल दूंगा। डर के मारे सुंदरी पेट्रोल खरीदने के लिए सड़क के उस पार जाने लगती है, लेकिन वो सड़क क्रॉस कर रही होती है तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुक जाती है। उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। इस वजह से किडनैपर का प्लान भी फेल हो जाता है। वो सुंदरी को अपने साथ एक ऑटो में बिठाता है और दूसरे पेट्रोल पंप पर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने चेक पोस्ट लगा कर रखा था। वो हर गाड़ी की चेकिंग कर रहे होते हैं। किडनैपर डर जाता है। वो अपना फोन उठाकर यूं ही रैंडमली बातें करना शुरू कर देता है और फोन रखने के बाद वो बगल में बैठी औरत से कहता है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। क्या आप मेरी इस बेटी को चेक पोस्ट के उस पार मेरी वाइफ के पास छोड़ देंगी? वो औरत मान जाती है। किडनैपर उस ऑटो से उतरकर पीछे जाता है और एक दूसरे ऑटो में बैठकर चेक पोस्ट को पार कर जाता है। इधर उस औरत को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि सुंदरी को बहुत तेज बुखार होता है। वो बार बार कह रही होती है कि मुझे अपने चाचू के पास जाना है। वो औरत भागकर पुलिस वालों के पास जाती है, उन्हें सारी बातें बताती है। पुलिस वाले भी सुंदरी को देखते ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। ईश्वरन भी चेक पोस्ट पर ही होता है। वो भी सुंदरी को देखकर पहचान जाता है। वो सुंदरी को अपने गले से लगा लेता है। सुंदरी अब बेहोश हो चुकी होती है। वो लोग सुंदरी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। एक तरफ हॉस्पिटल में सुंदरी का इलाज चल रहा होता है तो दूसरी तरफ पुलिस वाले उस किडनैपर को ढूंढ रहे होते हैं। सुंदरी की हालत बहुत ही खराब होती है, यहाँ तक कि वो अपने चाचू को भी देखकर डर रही होती है। सुंदरी की हालत देखकर ईश्वरन को बहुत तकलीफ होती है। वो अपने दोस्त वादे वेल्लू से कहता है कि जिसने भी मेरी बच्ची का ये हाल किया है मैं उसे अपने हाथों से ही मारूंगा। तुम उसे वादा कर कि जब भी पुलिस उस आदमी को पकड़ लेगी तो तू उसे मेरे हवाले कर देगा। वादे वेल्लू उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन पोनी भी हॉस्पिटल में अपनी माँ के साथ सुंदरी से मिलने के लिए आती है। वो हॉस्पिटल में ईश्वरन को देखती है तो पहले की तरह ही भागकर ईश्वरन के गले लग जाती है और इससे ईश्वरन को बहुत सुकून मिलता है। इसके बाद पोनी सुंदरी से भी मिलती है। दूसरी तरफ शाम को वादे वेल्लू शक्ति के पास आता है। वो शक्ति से पूछता है कि ईश्वरन कहाँ है। दरअसल पुलिस वालों ने मुजरिम को पकड़ लिया था और ये बात ईश्वरन को भी पता चल चुकी थी। दूसरी तरफ ईश्वरन भी उस मुजरिम को मारने के लिए एक खतरनाक हथियार तैयार कर लेता है। अगले दिन पुलिस मुजरिम को कोर्ट में पेश करते हैं। इस तरह के केसेस में बच्चियों का बयान ही मुजरिम को सजा दिलाने के लिए काफी होता है। तो वीडियोग्राफी के जरिए कोर्ट में पोनी की गवाही को सुना जाता है। पोनी के साथ उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ कोर्ट में बता देती है और फाइनली उस मुजरिम को भी दिखाया जाता है। उसे देखने के बाद पोनी उसे पहचान जाती है। दूसरी तरफ शक्ति कोर्ट के बाहर ईश्वरन को देख लेती है और वो समझ जाती है कि ईश्वरन मुजरिम को मारने की प्लानिंग कर रहा है। वो ईश्वरन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ईश्वरन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। इधर सुनवाई के दौरान कोर्ट में पता चलता है कि पुलिस वालों ने फिलहाल जिसे पकड़ा था वो वही ऑटो ड्राइवर है जिसने पुनी के साथ गलत काम किया था, जबकि सुंदरी का मुजरिम कोई और है। यह सुनकर शक्ति ईश्वरन को कॉल करती है, लेकिन ईश्वरन उसका फोन नहीं उठाता। जिसके बाद शक्ति ईश्वरन के दोस्त सुरेश को कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम लोग जिसे मारने की प्लानिंग कर रहे हो वो सिर्फ पोनी का मुजरिम है, सुंदरी का मुजरिम कोई और है।
इसलिए तुम्हें ईश्वरन को रोकना होगा। दूसरी तरफ पूरी प्लानिंग के साथ ईश्वरन भी उसी बस में जाकर बैठ जाता है जिससे कि उस मुजरिम को जेल लेकर जा रहे होते हैं। बस स्टॉप पर वो मुजरिम को मारने वाला ही होता है कि तभी सुरेश आकर उसे रोक लेता है। सुरेश उसे बस से नीचे उतार कर सारी बातें बता देता है, जिसे सुनने के बाद ईश्वरन कहता है कि तो क्या हुआ कि ये सिर्फ पोनी का ही गुनहगार है। इतना कहकर वो गुस्से में बस के अंदर घुसता है और उस मुजरिम को चाकू मार देता है। खैर किसी तरह से पुलिस वाले उस मुजरिम और ईश्वरन को अलग करते हैं और उसे लेकर हॉस्पिटल में आ जाते हैं। वादेवेल्लू ईश्वरन के पास आता है। वो कहता है कि अब तक तुमने जो पागलपन किया है फिलहाल तो मैं उसे संभाल लूंगा, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। वो ईश्वरन को समझा कर चला जाता है, लेकिन ईश्वरन अब भी उस मुजरिम को मारने की बातें ही कर रहा होता है। जिसके बाद शक्ति उससे कहती है कि तुम किस किस को मारोगे। इस देश में अगर कोई लड़की बिना छेड़खानी का शिकार हुए बस से नीचे उतर जाए तो वो किस्मत वाली मानी जाती है। इसके बाद शक्ति उसे अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि 12th का रिजल्ट आने के बाद उस दिन जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी तब मेरा मामा वहां आ गया था। तुम्हारे बारे में जानने के बाद वो मुझे झाड़ियों के बीच लेकर गया और उसने वहां मेरा रेप भी किया था। मैं आज तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी क्योंकि मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। इसीलिए उस दिन जब तुमने मुझे टच किया था तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया था, लेकिन हर बार हम बदला नहीं ले सकते। पोनी और सुंदरी के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे हम सबको भी तकलीफ है, लेकिन तुम्हें सुंदरी के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तुम नहीं रहोगे तो उसका ख्याल कौन रखेगा। शक्ति की बात सुनने के बाद ईश्वरन फाइनली सुंदरी के वार्ड में जाता है। सुंदरी बेहोशी की हालत में भी अपने चाचा को ही याद कर रही होती है और ईश्वरन को अपने पास पाकर उसका डर अब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। खैर इसी तरह से कहानी एक साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि सुंदरी अब अपने सदमे से बाहर आ चुकी है और पहले की तरह वो हर पल अपने चाचू के साथ ही खेलती रहती है। दूसरी तरफ पुलिस को एक सुनसान जगह पर 40-45 साल के एक आदमी की लाश मिलती है जो कि पूरी तरह से जली हुई थी। शायद ईश्वरन ने उस मुजरिम को ढूंढकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया था और इसी के साथ ही यह फिल्म भी खत्म हो जाती है। थैंक यू।